सोचिए जरा, दुबई एयर शो 2025 का आसमान, हजारों लोगों की निगाहें ऊपर टिकी हैं और हवा में गरज रहा है भारत का अपना लड़ाकू विमान LCA तेजस। हाँ, और वो अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती का प्रदर्शन कर रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विमान नहीं था, ये तो जैसे आसमान में भारत के मेक इन इंडिया सपने की एक पहचान था। लेकिन फिर कुछ ही पलों में वो गर्व का माहौल एक भयानक त्रासदी में बदल गया। वो विमान जो कुछ देर पहले हवा को चीर रहा था, वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया। आज हम इसी दुखद घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे सामने जो भी सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम जानेंगे कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। बिल्कुल, इस हादसे के पीछे की मानवीय कहानी क्या है और सबसे जरूरी भारत के रक्षा कार्यक्रम के लिए इसके क्या मायने हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दुबई एयर शो कोई मामूली एरियल डिस्प्ले नहीं है। हाँ, ये एक ग्लोबल स्टेज है। बिल्कुल, एक वैश्विक बाजार है जहां भारत अपने सबसे आधुनिक तेजस MK1A वेरिएंट को दुनिया के सामने रख रहा था, संभावित खरीदारों को लुभाने के लिए। एग्जैक्टली। इसलिए इस हादसे का असर सिर्फ एक विमान के नुकसान तक सीमित नहीं है। और मैं ये साफ कर दूं कि हमारा आज का विश्लेषण उपलब्ध जानकारी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और शुरुआती रिपोर्टों पर यह आधारित है। हाँ, आधिकारिक जांच तो अभी चली रही है। बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी अब तक बाहर आई है उसे जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। समय था शुक्रवार, दोपहर के करीब 2:15 दुबई के समय के हिसाब से। हाँ, विंग कमांडर नमांश सियाल तेजस विमान में अपना रूटीन एरियल डिस्प्ले कर रहे थे। हमारे सोर्सेज और वहां मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने लगभग 8 से 9 मिनट की एक बिल्कुल फ्लॉलेस उड़ान पूरी की थी। 8 से 9 मिनट? हाँ, 2 से 3 चक्कर लगाए थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और फिर अचानक विमान एक नोज डाइव में चला गया। मतलब उसकी नाक सीधे जमीन की तरफ हो गई। एक सेकंड, नोज डाइव से बाहर निकलने की कोशिश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है। अच्छा, वो कैसे? इसका मतलब है कि आखिरी पलों तक पायलट का विमान पर शायद किसी हद तक कंट्रोल था। ओह, अगर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता तो शायद वो विमान को सीधा करने की कोशिश भी नहीं कर पाते। ये बात जांच की दिशा को एक कंप्लीट मैकेनिकल फेलियर से हटाकर परफॉर्मेंस फेलियर या किसी और तकनीकी गड़बड़ी की तरफ ले जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो उन्होंने विमान को सीधा करने की कोशिश की। हाँ, विमान कुछ सेकंड के लिए सीधा हुआ भी, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत तेजी से गिर रही थी। बिल्कुल। और फिर देखते ही देखते 3 जोरदार धमाकों के साथ विमान जमीन से टकरा गया। वहां मौजूद एक चश्मदीद थे, 40 साल के जिग्नेश मारिया। उन्होंने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैंने 3 अलग अलग फायरबॉल देखे। कुछ ही सेकंड में इमरजेंसी गाड़ियां वहां पहुंच गईं। 3 फायरबॉल? हाँ, 3। और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए उनमें एयर स्ट्रिप के पास से घना काला धुआं उड़ता हुआ साफ दिख रहा था। ये 3 फायरबॉल वाली बात तकनीकी रूप से बहुत कुछ बताती है। मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि टक्कर जमीन से बहुत ज्यादा रफ्तार और ताकत से हुई। ये एक हाई एनर्जी इम्पैक्ट की तरफ इशारा करता है, जहां विमान के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे और उनमें आग लग गई। शायद फ्यूल टैंक के फटने से? हाँ, शायद ईंधन टैंक के फटने या विमान के दूसरे हिस्सों में हुए विस्फोट की वजह से। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक बहुत ही विनाशकारी टक्कर थी। इस तरह के जो करतब होते हैं, जिन्हें हम लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर कहते हैं, उनमें गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। पायलट और मशीन दोनों अपनी क्षमता की एकदम सीमा पर काम कर रहे होते हैं। 1 सेकंड की चूक या मशीन की एक छोटी सी गड़बड़ी भी जानलेवा साबित हो सकती है। और इस विनाशकारी टक्कर में हमने अपने एक बेहतरीन पायलट को खो दिया। हाँ। विंग कमांडर नमांश सियाल, उम्र सिर्फ 34 साल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। बहुत युवा थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और माता पिता हैं। सोर्सेस के हिसाब से उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली युवा पायलटों में से एक माना जाता था। बिल्कुल। उनके जाने की खबर से पूरा देश और खासकर उनका गांव सदमे में है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक पायलट का नुकसान नहीं है। अच्छा। तेजस जैसे सिंगल सीटर विमान के लिए एक अनुभवी डिस्प्ले पायलट तैयार करने में सालों की ट्रेनिंग और करोड़ों रुपए लगते हैं। विंग कमांडर सियाल जैसे पायलट सिर्फ विमान नहीं उड़ाते, वे भविष्य के पायलटों के लिए ट्रेनिंग मैनुअल और रणनीति का आधार तैयार करते हैं।
उनका जाना उस पूरे नॉलेज चेन में एक ऐसा गैप पैदा करता है जिसे भरने में कई साल लग सकते हैं। मतलब ये एक अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल, जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। उनके रिश्तेदारों के बयानों से भी उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। एक रिश्तेदार रमेश कुमार ने बताया, वो बहुत विनम्र, बहुत ईमानदार इंसान थे। पूरा गांव सदमे में है। उनके चाचा जोगिंदर नाथ ने बताया कि उन्हें हादसे की खबर दोपहर करीब 3 बजे मिली। ये मानवीय पहलू इस त्रासदी को और भी गहरा बना देता है। हाँ, हमें ये याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है। बिल्कुल। और जब हम राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो हमें उस कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे सैनिक चुकाते हैं। सही कहा। हादसे के फौरन बाद दुबई और दिल्ली दोनों जगहों पर एक्शन तेज हो गया। हाँ। दुबई में दुबई मीडिया ऑफिस और यूएई के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी किया। फायर फाइटिंग टीमें तेजी से मौके पर पहुंची। उन्होंने बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड किया। हाँ, और धधकते मलबे पर काबू पाया। पूरे आउटडोर एरिया को तुरंत बंद कर दिया गया और दर्शकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद एयर शो फिर से शुरू हो गया और सोवियत सुखोई Su-57 ने उड़ान भरी। द शो मस्ट गो ऑन वाली बात। हाँ। लेकिन जिस जगह हादसा हुआ था उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। अगर हम इन प्रतिक्रियाओं को देखें तो दुबई का एयर शो फिर से शुरू करने का फैसला व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को दिखाता है। हाँ, एक तरह से पैनिक ना फैले इसलिए भी। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन असली कहानी भारत की प्रतिक्रिया में है। सही कहा। भारत के टॉप लीडरशिप की तरफ से तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं। हाँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एक बहुत ही बहादुर और साहसी पायलट का नुकसान बताया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यह एक गहरा दुखद क्षण है। और इन सभी बयानों में एक चीज कॉमन थी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हाँ। अब एक आम इंसान के लिए ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। क्या ये वाकई में एक बंद कमरे में होती है? वो कौन सी पहली चीज होती है जिसे जांचकर्ता ढूंढते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसी पुलिस जांच की तरह नहीं होती। अच्छा। इसका पहला मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं, बल्कि सिस्टम की खामी को पकड़ना होता है। ओ, ये तो अलग है। हाँ, यहाँ हर कोई ग्राउंड क्रू से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक बिना किसी डर के गवाही दे सकता है, ताकि सच्चाई सामने आए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। एग्जैक्टली। और उनकी पहली प्राथमिकता होती है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढना, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। बिल्कुल। वो बक्सा मलबे में सबसे कीमती चीज होता है, क्योंकि उसमें उड़ान के हर सेकंड का डेटा और पायलट की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। वो सच का सबसे करीबी गवाह होता है। सही कहा। और ये जांच सिर्फ पायलट की मौत का कारण नहीं ढूंढेगी, बल्कि उस मशीन, उस तेजस के हर पुर्जे की कहानी भी खंगालेगी। हाँ, और हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई पुराना तेजस नहीं था। नहीं, ये तो वही MK-1A वेरिएंट है जिस पर वायुसेना ने हाल ही में अरबों डॉलर का दांव लगाया है। बिल्कुल। सरकार ने 97 और तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया है, जो 2021 में दिए गए 83 विमानों के ऑर्डर के अलावा है। हाँ, ये वो विमान है जिससे भविष्य में भारत की हवाई ताकत की रीढ़ बनना है। और यहीं पर जांच की भूमिका और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। बहुत ज्यादा। हालांकि आधिकारिक कारण तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर कुछ तकनीकी संभावनाओं पर बात हो रही है। जैसे? पहली, जैसा हमने कहा, लो एल्टीट्यूड मैनूवर फेलियर। दूसरी, इंजन थ्रस्ट लॉस। और तीसरी, स्ट्रक्चरल फेलियर और कंट्रोल सिस्टम इशू। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। हाँ, पर इन्हें समझना जरूरी है। तो इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जैसे इंजन थ्रस्ट लॉस का असल में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत तेज ढलान पर कार चढ़ा रही हैं और अचानक एक्सीलरेटर काम करना बंद कर दे। ओके। कार सिर्फ रुकेगी नहीं, वो पीछे की तरफ लुढ़कने लगेगी। एक फाइटर जेट जब नोज डाइव से बाहर आता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक जंग लड़ रहा होता है। उस एक पल में अगर इंजन उसे ऊपर उठाने के लिए पूरी ताकत यानी थ्रस्ट नहीं देता तो पायलट के पास रिकवर करने के लिए ना तो ऊंचाई होती है और ना ही समय। सब कुछ 1 या 2 सेकंड में खत्म हो जाता है। ओह, और कंट्रोल सिस्टम इशू का क्या मतलब है? तेजस तो अपने फ्लाई बाय वायर सिस्टम के लिए जाना जाता है। सही कहा। फ्लाई बाय वायर का मतलब है कि पायलट का कंट्रोल स्टिक सीधे विमान के पंखों से नहीं जुड़ा होता। वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है और कंप्यूटर विमान को उड़ाता है। इससे विमान बहुत स्थिर और फुर्तीला बनता है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर उस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी या हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो ये ऐसा है
जैसे आपकी कार का स्टीयरिंग व्हील अचानक डैशबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब आपके हाथ में स्टीयरिंग तो है, पर पहियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसी स्थिति में विमान को संभालना लगभग नामुमकिन हो सकता है। इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ भी नजर बनाए हुए हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ हैं शिवाली देशपांडे। उन्होंने एक बहुत संतुलित बात कही है। क्या कहा उन्होंने? पूरा देश शोक में है, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये बात हमें उन बड़े सवालों की ओर ले जाती है जो इस घटना ने खड़े किए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे से तेजस प्रोग्राम पर लोगों का, खासकर वायुसेना का भरोसा कम होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शॉर्ट टर्म में हाँ, भरोसा थोड़ा हिलेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में भरोसा कम होगा या बढ़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस जांच को कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से हैंडल करता है। देखिए, दुनिया के लगभग हर सफल लड़ाकू विमान प्रोग्राम के शुरुआती दौर में ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अमेरिका का F-16 हो या यूरोप का यूरोफाइटर। असली परीक्षा ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं। असली परीक्षा ये है कि आप गिरने के बाद क्या करते हैं। मतलब अगर जांच में कोई डिजाइन की खामी निकलती है, हाँ, और HAL उसे ठीक करके विमान को पहले से बेहतर बना देता है, तो इससे भरोसा कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। दूसरा सवाल उत्पादन से जुड़ा है। इतने बड़े ऑर्डर दिए जा चुके हैं, क्या इस हादसे की वजह से इसके उत्पादन में देरी होगी? ये संभव है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए प्रोडक्शन लाइन को धीमा किया जाए या रोक दिया जाए, जब तक कि जांचकर्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई गड़बड़ी है तो वो बाकी विमानों में ना जाए। बिल्कुल, लेकिन इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। ये हादसा HAL और दूसरी एजेंसियों पर दबाव बनाएगा कि वो क्वालिटी कंट्रोल और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और भी ज्यादा मजबूत करे। तो शॉर्ट टर्म में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एक ज्यादा सुरक्षित प्रोडक्ट मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी और शायद सबसे संवेदनशील सवाल, क्या दुनिया के सामने भारत की छवि पर कोई असर पड़ेगा? हम तो इसे दुनिया को बेचने की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत आगे क्या करता है। देखिए, दुनिया भर के जो संभावित खरीदार हैं, जैसे अर्जेंटीना या मिस्र, वो इस हादसे को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। वो क्या देख रहे होंगे? वो ये नहीं देख रहे कि विमान गिरा, क्योंकि विमान किसी का भी गिर सकता है। वो ये देख रहे हैं कि भारत इस संकट से कैसे निपटता है। क्या भारत सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, या वो पूरी दुनिया के सामने पूरी पारदर्शिता से बताता है कि क्या गलत हुआ और उन्होंने उसे कैसे ठीक किया। अगर भारत दुनिया को यह भरोसा दिला पाता है कि उसने समस्या की जड़ पकड़ ली है और उसे ठीक कर लिया है, तो ये भरोसा बढ़ाने वाला कदम भी साबित हो सकता है। तो एक तरह से ये भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की मैच्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि दुबई में जो हुआ वो सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी। नहीं, ये एक वीर पायलट का बलिदान है, भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ। और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम विंग कमांडर नमान शायल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश उनका ये सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये घटना एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई देश अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी कौशल का दुनिया के सामने प्रदर्शन करता है, तो वो गर्व और जोखिम के बीच की एक बहुत महीन रेखा पर चल रहा होता है। एक उभरती हुई एरोस्पेस शक्ति की असली परीक्षा ये नहीं है कि वो कितनी ऊंची उड़ान भरती है, बल्कि यह है कि वो ऐसे झटकों के बाद और अधिक मजबूती, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कैसे उठ खड़ी होती है।